to the channel. So we are back to continue with our series of how homeopathy was discovered. लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कस किया था कि द राइज ऑफ होम्योपैथी यूएसए में कैसे कैसे हुई थी, लेकिन जो अब कंडीशन है होम्योपैथी की अमेरिका में, उसके अकॉर्डिंग वो राइज उतना सस्टेन नहीं कर पाई वहाँ पे, तो वो फॉल कैसे हुआ उसके बारे में आज हम जानेंगे और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो द फॉल ऑफ होम्योपैथी बेसिकली आफ्टर इट्स राइज इन द यूएस। तो होम्योपैथी ने इनिशियली के और मिड में अब सारे इंसिजेंट और हार्श अटेम्प्ट जो रुक ही नहीं रहे थे उसको डिस्ट्रॉय करने के, वो सर्वाइव कर लिए। लेकिन जैसे ही सेंचुरी का टर्न हुआ, 1800s के बाद 1900s आए, वैसे ही एएमए और ज़्यादा पावरफुल होने लगा, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और ज़्यादा पावरफुल होने लगा और इंक्रीजिंगली इफेक्टिव हो गया इन सप्रेसिंग होम्योपैथी। एक स्ट्रैटेजिक मूव उन्होंने लिया जिसमें वो गुड गाइज अपीयर होने चाहते थे और उन्होंने एएमए ने ये कहा कि हम ठीक है, हम उन ग्रेजुएट्स को जो होम्योपैथिक स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं उनको एएमए ज्वाइन करने देंगे, लेकिन शर्त एक ही है। शर्त क्या है कि उनको होम्योपैथी को डिनाउंस करना पड़ेगा। अगर डिनाउंस नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट उसको प्रैक्टिस करना छोड़ना पड़ेगा। तो ये एएमए ने शर्त रखी। एएमए ने कंसल्टेशन क्लॉज जो था 1901 में वो भी ड्रॉप कर दिया। इसीलिए नहीं कि वो अब उसका ऑपोजिशन नहीं करेंगे होम्योपैथी का, लेकिन उन्होंने इससे भी बेहतर वेज निकाले ताकि वो होम्योपैथी को डिफीट कर सके। 1910 में द कार्नेगी फाउंडेशन ने इशू किया एक फेमस या इनफेमस फ्लेक्सनर रिपोर्ट। अब ये फ्लेक्सनर रिपोर्ट क्या है? फ्लेक्सनर रिपोर्ट बेसिकली एक इवैल्यूएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल स्कूल्स है जिसको चेयर किया था अब्राहम फ्लेक्सनर ने। तो उन्होंने अब्राहम फ्लेक्सनर ने ये किया था इन कोऑपरेशन विद द मेंबर्स ऑफ एएमए। उन्होंने प्रिटेंड किया था कि वो लोग ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन जो रिपोर्ट एक्चुअली इस्टेब्लिश कर रही थी वो ऐसी गाइडलाइंस इस्टेब्लिश कर रही थी जिसके थ्रू ऑर्थोडॉक्स मेडिकल स्कूल्स को सैंक्शन किया जाएगा और होम्योपैथिक मेडिकल स्कूल्स को कंडेम किया जाएगा। रिपोर्ट ने हाईएस्ट वैल्यू प्लेस की उन मेडिकल स्कूल्स पे जिनके पास फुल टाइम टीचिंग फैकल्टी थी एंड उन स्कूल्स को जो एक पैथोलॉजिकल एंड फिजियोकेमिकल एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिखाते थे। होम्योपैथिक कॉलेजेस उनको फॉल्टी नज़र आए क्योंकि जो होम्योपैथिक कॉलेजेस की प्रेफरेंस थी एम्प्लॉयमेंट की, वो ऐसे प्रोफेसर्स की थी जो कि सिर्फ टीचर्स या रिसर्चर्स नहीं थे, लेकिन साथ में वो क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो ये एक जो है ये पॉइंट उस रिपोर्ट में एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर किया गया कि क्लिनिकल प्रैक्टिस वाले लोगों को क्यों एम्प्लॉय किया जाता है। ऑल्दो होम्योपैथिक स्कूल्स में मैनी बेसिक साइंस कोर्सेज भी थे और साथ साथ कोर्सेज इन फार्माकोलॉजी भी थे, लेकिन फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने उन सारे कोर्सेज को वर्थवाइल कंसिडर नहीं किया एंड इसीलिए उनका जो सैंक्शन करना था वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को हुआ, होम्योपैथिक कॉलेजेस को नहीं हुआ। अब इस रिपोर्ट से क्या दुष्प्रभाव पड़ने थे वो तो कोई भी एनालिसिस कर ही सकता है। तो होम्योपैथिक कॉलेजेस को ऑन द होल पुअर रेटिंग्स दी गई बाय द फ्लेक्सनर रिपोर्ट। साथ में उसके रिपोर्ट के रिजल्ट की वजह से जो ग्रेजुएट्स ऑफ दो स्कूल्स विच रिसीव्ड अ हाई रेटिंग वर अलाउड टू टेक मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम। तो उसकी वजह से 1900 में 22 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस थे। 1923 तक सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस रह गए यूएसए में, क्योंकि उनके ग्रेजुएट्स को मेडिकल लाइसेंस के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बैठने दिया जा रहा था। आगे तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बैठने दिया जा रहा था। वो एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट बन गया एंड ऑब्वियसली सब अपना करियर सस्टेन करना चाहते हैं, तो जब पता चलता है कि इस कॉलेज के थ्रू पास करेंगे तो एग्ज़ाम में ही नहीं बैठ पाएंगे, जो शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे कोई पार्टिसिपेट करेगा उस कॉलेज में। और फ्लेक्सनर रिपोर्ट का नुकसान सिर्फ होम्योपैथिक कॉलेजेस को ही नहीं, लेकिन ब्लैक मेडिकल कॉलेजेस को और विमेन जो ग्रेजुएट हो रही थी मेडिकल स्कूल से उन पे भी फर्क पड़ा। 7 ब्लैक मेडिकल स्कूल्स थे यूएसए में, लेकिन फ्लेक्सनर रिपोर्ट के बाद खाली 2 सर्वाइव कर पाए। रिपोर्ट की वजह से 33% जो है रिडक्शन हुआ इन विमेन बीइंग ग्रेजुएटेड फ्रॉम मेडिकल स्कूल्स। इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव उस रिपोर्ट का पड़ा
की वन साइडेड रिपोर्ट ऐसा कहना है कि वो ज़्यादा बनाई गई थी। अब इन न्यू गाइडलाइन से कोप अप तो करना था जो सर्वाइव कर रहे थे, तो उसको कोप अप करने के चक्कर में होम्योपैथिक कॉलेजेस ने जो है नए वेज डिराइव किए ताकि वो न्यू लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स को पास कर सकें। तो इनमें से बेसिकली ये रिजॉल्व हुआ, उन्होंने ये करना शुरू किया कि उन्होंने स्ट्रेस करने लगा द बेसिक साइंसेस के एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए होम्योपैथिक कॉलेजेस ने ज़्यादा एजुकेशन देनी शुरू कर दी, पैथोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड अदर मेडिकल साइंसेस। इन सब चीज़ों में उनकी एजुकेशन बेटर होने लगी, लेकिन इसकी वजह से होम्योपैथिक ट्रेनिंग सफ़र होने लगी ग्रेटली। वो उधर बैलेंस नहीं हो पाया उस टीचिंग प्रथा में, एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि ग्रेजुएट्स जो होते थे होम्योपैथिक कॉलेजेस से वो दे वर लेस एबल टू प्रैक्टिस होम्योपैथी, क्योंकि अब उनको प्रैक्टिस करने का वो ज्ञान उतना नहीं मिल पाया। एंड जो मेडिसिन, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी का कि इंडिविजुअलाइज द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, वो फॉलो करने की वजह से बहुत सारे होम्योपैथ्स जो है डिजीज़ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगे, और इस वजह से जो है टाइप ऑफ केयर प्रिडिक्टेबली पुअर रिजल्ट्स देने लगी, और बहुत सारे होम्योपैथ्स इस वजह से अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस को गिव अप कर चुके थे, एंड बहुत सारे होम्योपैथिक पेशेंट्स जो है अदर टाइप्स की केयर लेने लगे। अब इसमें जो एक्चुअल में तरीका हो सकता है बैलेंस करने का, वो ये है कि आपको डिजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ह्यूमन बॉडी की डेफिनेटली नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ डिजीज़ की डायग्नोसिस की नॉलेज होने के साथ साथ आपको होम्योपैथी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए कि आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन डिजीज़ की नॉलेज आपको उस डिजीज़ के प्रोग्रेशन के बारे में बताएगी, क्या आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम्स सही जा रहे हैं, कैसे डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है, अब ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट पे जो है दवाई प्रिस्क्राइब की जाए, सिर्फ डिज़ीज़ का नाम देखकर ही दवाई प्रिस्क्राइब ना की जाए। डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन देखने के लिए आप उसका डेफिनेटली डायग्नोसिस आपको जानना चाहिए, उसमें क्या क्या टेस्ट फर्दर कराने हैं उसके लिए आपको डायग्नोसिस जानना चाहिए, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन वो भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जहाँ मिस होता है तो फिर सिस्टम को बहुत हार्म सहना पड़ता है, बिकॉज जब आप उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं। और मेजर फैक्टर जिसकी वजह से होम्योपैथी डिक्लाइन हुई वो था इकोनॉमिक फैक्टर। तो पुअर इकोनॉमिक वाइबिलिटी होने लगी। जो गुड होम्योपैथिक प्रैक्टिस थी उसमें डेफिनेटली इंडिविजुअलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और पेशेंट को जो कंटेम्प्रेरी फिजिशियंस हैं उनसे ज़्यादा समय देने की आवश्यकता बहुत बार पड़ सकती है, और इस वजह से जो समय लगता था और उसके बदले में जो कंपनसेशन उसको होम्योपैथिक डॉक्टर को दी जाती थी वो बहुत कम होने लगी। तो इकोनॉमिक जो है डेफिनेटली गवर्न करती है कि क्या प्रैक्टिस किया जाए, और उस वजह से डॉक्टर्स स्विच कर लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएटिंग। तो तब भी होता था, और तब ज़्यादा लेवल पे होता था, और 20th सेंचुरी में ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन डेफिनेटली ज़्यादा पैसे कमा रही थी, जो कि आज भी बहुत ज़्यादा सत्य है बहुत केसेस में। लेकिन आज जो डिफरेंस आया, ये बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी एट पार हैं, और इनफैक्ट बहुत सारे अपने अगर कंपेयर करेंगे बाकी फिजिशियन से तो उनसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं अगर वो देखा जाए तो उस वक्त लेकिन बहुत ही ज़्यादा उल्टा था, सिर्फ ऑर्थोडॉक्स फिजिशियंस ही एक लेवल पे इकोनॉमिक वाइबिलिटी बढ़ रही थी, होम्योपैथिक फिजिशियंस की डिक्लाइन हो रही थी, जिस वजह से प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी छूटने लगी डॉक्टर से, बिकॉज इट्स हार्ड टू सर्वाइव विदाउट मनी, दैट्स अ फैक्ट। तो जब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया लाइफस्टाइल का, मनी, तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस डिक्लाइन होने लगी, कम होने लगी, एंड वहाँ फॉल होने लगा होम्योपैथी का। एक और रीज़न जो ऑथर ने डिस्कस किया होम्योपैथी के डिक्लाइन होने का, वो थी फंडिंग। तो ऑथर का मानना है कि हिस्ट्री थोड़ी बदल सकती थी यदि एग्जैक्ट फंडिंग जो सोची गई थी वो होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स को दे दी जाती। तो जॉन डी रॉकफेलर, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे होम्योपैथी पे,
उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मेजर ग्रांट्स देंगे होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस को। अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रक्टर को, फाइनेंशियल एडवाइज़र को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, जिनका नाम था फ्रेडरिक गेट्स, कि वो बहुत ग्रांट्स दें होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन गेट्स जो है कम्प्लीटली इन लव थे विद ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन, और इसी वजह से उन्होंने रॉकफेलर के ऑर्डर्स को कभी नहीं माना। ये पोटेंशियल फंडिंग जो हो सकती थी, इसका लॉस जो है काफ़ी ट्रैजिक रहा होम्योपैथिक के सर्वाइवल के लिए। एंड रॉकफेलर ने की जो क्या कहते हैं इंटेंडेड मनी था, वो बेसिकली उसमें से बहुत सारा हिस्सा, यानी अराउंड $300 to $400 मिलियन जो है अर्ली 1900s में दे दिया गया, और मोस्ट ऑफ इट वेंट टू ऑर्थोडॉक्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। तो जो उनकी एक्चुअल इंटेंशन थी कि वो होम्योपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करेंगे, वो पूरी नहीं हुई, एंड इसका भी खामियाजा होम्योपैथी के सर्वाइवल को भुगतना पड़ा। सो द स्टोरी डज नॉट एंड हियर, इसके आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन share the video, like the video and subscribe to the channel, and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.